सुकरात ने ना एक बार बहुत ही झकझोर देने वाली बात कही थी। उनका कहना था कि किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कोई हो ही नहीं सकती कि वो बूढ़ा हो जाए और कभी ये जान ही ना पाए कि उसका शरीर और उसका दिमाग असल में क्या क्या कर सकता था। हाँ, बिल्कुल। मतलब अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत की चरम सीमा को देखे बिना ही दुनिया से चले जाना। राइट। ये वाकई एक बहुत गहरी बात है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हम एक ऐसी छुपी हुई बीमारी को डिकोड कर रहे हैं जिसका ना कोई ब्लड टेस्ट होता है और ना ही जो किसी वायरस से फैलती है। ये है औसत दर्जे की मानसिकता, यानी मीडियोक्रिटी। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज के इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य ना सिर्फ इस औसत दर्जे के जाल को समझना नहीं है। हम मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और अत्यधिक शारीरिक सहनशीलता के विज्ञान का उपयोग करके इस जाल को हमेशा के लिए तोड़ने के तरीकों पर बात करने वाले हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो चर्चा है ना, ये सिर्फ कुछ प्रेरणादायक या मोटिवेशनल बातों तक सीमित नहीं है। मतलब अक्सर समाज में ये मान लिया जाता है कि जो लोग अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाते या औसत रह जाते हैं, उनमें इच्छा शक्ति की कमी होती है। हाँ, लोग कहते हैं कि वो जन्म से ही आलसी होते हैं। एग्जैक्टली। लोग उन्हें आलसी का टैग दे देते हैं। लेकिन जब हम विज्ञान की गहराइयों में जाते हैं तो सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प नजर आती है। देखिए, ये हमारे आराम पसंद जीव विज्ञान यानी हमारी बायोलॉजी और हमारे भीतर पनपने वाले संघर्ष के बीच की एक बहुत ही गहरी वैज्ञानिक जंग है। तो मतलब हम असल में अपने ही शरीर की पुरानी डिजाइनिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हम अपने ही इवोल्यूशन से लड़ रहे हैं। इसलिए समाधान तक पहुंचने से पहले ना हमें उस सिस्टम को समझना होगा जो हमारे ही दिमाग को महान बनने से रोकता है। ये तो एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। मतलब अगर हम किसी से भी पूछें तो लॉजिकली हर इंसान सफल होना चाहता है ना? हाँ, जाहिर सी बात है। अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि जब मेहनत करने का समय आता है तो हमारा ही दिमाग आराम और सुरक्षित विकल्पों की तरफ भागने लगता है? जैसे उदाहरण के लिए सुबह 4 बजे उठने के विचार को ही हमारा दिमाग एक जानलेवा खतरे की तरह क्यों दिखता है? इसके पीछे ना पूरा का पूरा खेल मनोविज्ञान और एवोल्यूशन का है। इसे विज्ञान की भाषा में फ्रॉग ब्रेन बायस भी कहा जाता है। फ्रॉग ब्रेन बायस। हाँ। देखिए, हमारे दिमाग का एक बहुत ही पुराना हिस्सा है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। अब लाखों साल पहले जब इंसान का विकास हो रहा था, तब इस लिम्बिक सिस्टम का मुख्य काम हमें कोई बहुत महान इंसान बनाना तो था नहीं। राइट, उससे क्या मतलब महानता से? एग्जैक्टली। उसे चांद पर भेजने या कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करवाने से कोई लेना देना नहीं था। इसका इकलौता काम था बस हमें जिंदा रखना और सुरक्षित रखना। राइट। और जिंदा रहने के लिए ना ऊर्जा बचानी पड़ती थी। हाँ, सर्वाइवल मोड। बिल्कुल, सर्वाइवल मोड। आज के समय में जब कोई इंसान कोई नया जोखिम लेने की सोचता है या कोई मुश्किल काम शुरू करने जाता है तो ये लिम्बिक सिस्टम तुरंत खतरे का अलार्म बजा देता है। वो कहता है, रुक जाओ, ये सुरक्षित नहीं है, इसमें एनर्जी खर्च होगी। मतलब जब सुबह 4 बजे अलार्म बजता है और बाहर ठंड होती है तो ये हमारा तथाकथित आलस नहीं है। नहीं, वो आलस नहीं है, ये हमारी बायोलॉजी है। लिम्बिक सिस्टम अंदर से फुसफुसाता है कि बाहर ठंड है, आराम करो, अपनी ऊर्जा बचाओ। वाव। हाँ, और इंसान की फितरत बन गई है कि वो बस इतना ही काम करना चाहता है कि वो भीड़ में थोड़ा सा बेहतर दिखे, जिससे उसका अहंकार तो सुरक्षित रहे लेकिन उसे कोई वास्तविक खतरा न उठाना पड़े। बिल्कुल सही पकड़ा। तो मतलब हमारा दिमाग उस अलार्म घड़ी को देख के वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे कोई आदि मानव किसी खूंखार जानवर को देखकर करता होगा। हाँ, लिटरली। दिमाग को लगता है कि रजाई से बाहर निकलना मतलब जानलेवा खतरा है। अगर मैं इसे एक और नजरिए से देखूं तो क्या हमारा ये पुराना दिमाग एक ऐसे जरूरत से ज्यादा सुरक्षात्मक यानी ओवर प्रोटेक्टिव माता पिता की तरह बर्ताव नहीं कर रहा? किस तरह से? मतलब एक ऐसा माता पिता जो इस डर से कि बच्चे को खरोच ना आ जाए उसे कभी घर से बाहर ही नहीं निकलने देता। बच्चा घर में एकदम सुरक्षित तो रहेगा लेकिन उसका कभी विकास नहीं होगा। वो कभी दुनिया के असलियत का सामना करना नहीं सीख पाएगा। What's fascinating here is कि आपकी ये तुलना विज्ञान की कसौटी पर एकदम सटीक बैठती है। इस ओवर प्रोटेक्टिव माहौल का एक पूरी आबादी पर क्या असर होता है, इसे समझने के लिए हमें 1960 के दशक का एक बहुत ही मशहूर और सच कहूं तो थोड़ा डरावना वैज्ञानिक प्रयोग देखना चाहिए। डरावना प्रयोग? चूहों वाला? हाँ, वैज्ञानिक जॉन कैलोहून ने चूहों के लिए एक प्रयोग किया था जिसका नाम था यूनिवर्स 25। उन्होंने चूहों के लिए एक ऐसा कृत्रिम स्वर्ग बनाया जहां हर वो चीज मौजूद थी जिसकी एक जीव को चाहत होती है।
मतलब असीमित खाना, कभी ना खत्म होने वाला पानी, रहने के लिए एकदम सही और आरामदायक तापमान। सब कुछ फ्री में मिल रहा था। बिल्कुल, वहां कोई शिकारी नहीं था, कोई बिल्ली नहीं थी, और बीमारियों से बचने का पूरा मेडिकल इंतजाम था। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, कोई तनाव नहीं। बिना किसी संघर्ष का जीवन। मतलब बाहर से देखने पर तो ये किसी भी जीव के लिए एक 5 स्टार रिजॉर्ट जैसा लग रहा है, लेकिन विज्ञान के प्रयोग इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होते हैं ना। इसमें जरूर कोई भयानक मोड़ आया होगा। बिल्कुल आया, और यही इस प्रयोग का सबसे बड़ा धोखा था। शुरुआत में तो उस चूहों की आबादी में जबरदस्त उछाल आया, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी। लेकिन कुछ ही पीढ़ियों के बाद उस स्वर्ग में ना अजीबोगरीब बदलाव दिखने लगे। क्या हुआ? चूहों ने संघर्ष करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। वो इतने ज्यादा आलसी हो गए कि उनके व्यवहार में विकृतियां आ गई। मतलब बिना किसी बाहरी खतरे के उन्होंने आपस में ही बिना बात के लड़ना और एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। अरे बाप रे। हाँ, और वहां एक ऐसा समूह पैदा हुआ जिसे कैल्होन ने द ब्यूटीफुल वंस कहा। द ब्यूटीफुल वंस। हाँ, ये वो चूहे थे जो न तो लड़ते थे न ही प्रजनन करते थे। वे सिर्फ खाते थे, सोते थे और दिन भर बस अपने बालों को संवारते रहते थे। माताओं ने अपने बच्चों की देखभाल करनी छोड़ दी। वाओ, समाज का पूरा ढांचा ही चरमरा गया। पूरा ही तरह से। अंततः बिना किसी बीमारी या भूख के वो पूरी की पूरी आबादी खत्म हो गई। आराम ने उन्हें अंदर से सड़ा दिया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये है कि बिना संघर्ष के न केवल एक पूरे समाज का पतन होता है, बल्कि न्यूरोसाइंस ये भी साबित करता है कि संघर्ष की कमी से दिमाग का आकार भी शाब्दिक रूप से सिकुड़ने लगता है। ये वाकई डरावना है, क्योंकि जब मैं द ब्यूटीफुल वंस के बारे में सुन रही हूँ, जो सिर्फ खुद को संवारते थे और कुछ नहीं करते थे, तो मुझे आज के सोशल मीडिया और हमारे अत्यधिक आराम वाले समाज की तस्वीर सामने आ जाती है। एग्जैक्टली। आज का हमारा आरामदायक सोफा, असीमित मनोरंजन वाले नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म, हर चीज की घर बैठे डिलीवरी, ये सब इंसानों के लिए वही यूनिवर्स 25 बन चुका है। सही बात है, हम उसी स्वर्ग में जी रहे हैं जो असल में नर्क है। जिस आराम को हम अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं, वही आराम असल में हमारे पतन का कारण बन रहा है। So what does this all mean? मतलब अगर आराम करने से समाज और दिमाग सिकुड़ रहा है, तो इसका उल्टा भी सच होना चाहिए, राइट? बिल्कुल। अगर कोई इंसान खुद को जानबूझकर कष्ट दे या ऐसा काम करे जो उसका लिम्बिक सिस्टम बिल्कुल नहीं चाहता, तो उसके दिमाग के ढांचे पर इसका क्या वैज्ञानिक असर पड़ता है? इसी सवाल का बहुत सटीक जवाब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन की रिसर्च में मिलता है। अच्छा। उन्होंने दिमाग के खास हिस्से की पहचान की है, जिसे एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स या AMC कहा जाता है। रिसर्च में ये एकदम स्पष्ट रूप से देखा गया कि जो लोग मोटापे के शिकार हैं या जो बहुत आलसी जीवन जीते हैं ना, उनमें दिमाग का ये हिस्सा सिकड़ा हुआ और छोटा होता है। लेकिन जो लोग एथलीट हैं, योद्धा हैं या जो लगातार मुश्किलों से लड़के हैं, उनमें ये हिस्सा काफी बड़ा होता है। तो क्या हम इस AMC को इच्छा शक्ति का यानी विल पावर का एक शारीरिक केंद्र मान सकते हैं? मतलब ये कोई हवाई विचार नहीं है, बल्कि दिमाग में मौजूद एक असली मांसपेशी की तरह है। हाँ, इसे विल पावर की असली मांसपेशी ही कह सकते हैं। और इसके काम करने की प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प है। ये हिस्सा सिर्फ और सिर्फ तब बढ़ता है जब कोई व्यक्ति वो काम करता है जो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मतलब जो काम नापसंद हो। हाँ, इसका बायोलॉजिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर किसी को रोज जिम जाना पसंद है और वो मजे से जिम जा रहा है, तो उसका ये हिस्सा नहीं बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें कोई मेंटल रेजिस्टेंस या मानसिक प्रतिरोध नहीं है। लेकिन जब इंसान का मन बिल्कुल न कर रहा हो, शरीर पूरी तरह थक चुका हो और फिर भी वो मन मार कर जिम जाए या कड़कड़ाती ठंड में स्वेच्छा से ठंडे पानी से नहाए, तब ये एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स शारीरिक रूप से बड़ा होता है। वाओ! दिमाग अपने संसाधनों का फिर से बंटवारा करता है और खुद को मजबूत बनाता है। इसके विपरीत हमेशा आराम का विकल्प चुनने से ये सचमुच सिकुड़ जाता है। मतलब अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें, तो आज की दुनिया में जो लोग अंदर से इतना खालीपन महसूस करते हैं, उसकी जड़ यही सिकुड़ता हुआ दिमाग है। बिल्कुल सही। क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं ये बात जानता है कि वो वर्तमान में क्या है, और ये भी जानता है कि उसकी असली क्षमता यानी इसका पोटेंशियल सेल्फ क्या हो सकता है। एग्जैक्टली। और इन दोनों स्वरूपों के बीच जब एक बहुत भारी दूरी बन जाती है, तो वो एक अजीब सा दर्द और खालीपन पैदा करती है। और इस दर्द को सुन करने के लिए लोग क्या करते हैं?
वे जंक फूड खाते हैं, घंटों तक फोन की स्क्रीन पर रील स्क्रॉल करते हैं या नशे का सहारा लेते हैं। बस उस खालीपन से भागते हैं। तो अगर संघर्ष न करने से दिमाग सचमुच सिकुड़ रहा है, तो इस खालीपन को भरने और दिमाग को दोबारा मजबूत बनाने के लिए न्यूरोसाइंस क्या रास्ता दिखाता है? न्यूरोसाइंस इस खालीपन को भरने के लिए विनर इफेक्ट का न्यूरोलॉजिकल सिद्धांत सामने रखता है। विनर इफेक्ट? हाँ, जब इंसान कोई भी कठिन काम पूरा करता है ना, चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसके दिमाग में टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन का एक बहुत ही शक्तिशाली कॉकटेल रिलीज होता है। राइट। और यहाँ डोपामाइन सिर्फ एक इनाम या रिवॉर्ड देने वाला केमिकल नहीं है, बल्कि ये एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन देने वाला रसायन है। ये कॉकटेल दिमाग के तारों को दोबारा जोड़ता है, उसे रिवायर करता है। मतलब वो हमें और ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार करता है। एग्जैक्टली। अगली बार किसी नए मुश्किल काम को करने के लिए जिस मेहनत की जरूरत होती है, ये रसायन उस सीमा को कम कर देता है। असल में जीतना एक आदत बन जाती है। और हारना भी एक बहुत गहरी आदत है। जब सुबह अलार्म बजता है और इंसान उसे बंद करके दोबारा सो जाता है, तो वो असल में अपने दिमाग को हारने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। वाह, वो स्नूज बटन असल में हारने की ट्रेनिंग है। बिल्कुल। वो अपने लिम्बिक सिस्टम को बता रहा होता है कि तुम जीते, मैं हारा। इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका स्वेच्छा से छोटे छोटे संघर्षों को चुनना है। विज्ञान की ये बातें लैब में या किताबों में तो बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन चलिए इस न्यूरोसाइंस की थ्योरी को इंसान की चरम शारीरिक सीमाओं पर परखते हैं। क्योंकि जब शरीर सच में पूरी तरह से हार मान ले, जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाए, तब असल में क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। Here's where it gets really interesting. यहाँ डेविड गॉगिन्स की कहानी बिल्कुल सटीक उदाहरण पेश करती है। सैन डिएगो की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली 160 किलोमीटर की रेस। बिल्कुल, 100 माइल्स की वो रेस। हाँ, बिना किसी खास ट्रेनिंग के गॉगिन्स ने उस रेस में दौड़ना शुरू किया था। 112 किलोमीटर पूरे करने के बाद उनका शरीर पूरी तरह जवाब दे गया था। मेडिकल साइंस और लॉजिक के हिसाब से उनका दौड़ना लिटरली असंभव हो चुका था। हाँ, उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके पैरों के छालों से खून बह रहा था, किडनी फेल होने की कगार पर थीं और हड्डियां चटक रही थीं। कोई भी डॉक्टर यही कहता कि अगर अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मौत पक्की है। और उस नर्क जैसी दर्द में इंसान का दिमाग क्या करता है? वो रुकने के लिए तर्क ढूंढने लगता है। गॉगिन्स का मन भी चीखलाता कि तुम यहाँ क्यों हो, रुक जाओ। राइट। जब इंसान दर्द की इस भयानक खाई में होता है ना, जहां 99.9% लोग हार मान लेते हैं, वहां सारी पॉजिटिव थिंकिंग और प्रेरणादायक बातें खोखली साबित होती हैं। बिल्कुल। गॉगिन्स ने खुद को समझाने की कोशिश की कि वो ये रेस किसी चैरिटी के लिए कर रहे हैं या लोगों को प्रेरित करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मन ने तुरंत जवाब दिया कि कोई भी चैरिटी के लिए अपनी जान नहीं देता। सही बात है। दर्द के उस चरम बिंदु पर आकर सारे बाहरी बहाने और सारे महान लक्ष्य फेल हो जाते हैं। और तभी गॉगिन्स ने अपने मन को एक बहुत ही कच्चा, एकदम जानवर जैसा सच बोला। उन्होंने कोई प्रेरणादायक कोट याद नहीं किया, बल्कि अपनी पहचान को ही बदल दिया। एग्जैक्टली। उन्होंने खुद से कहा, बिकॉज आई एम वन हार्ड मदर। मतलब आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये मोटिवेशन से बहुत आगे की चीज थी। ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट था। हाँ, अपनी पहचान को पूरी तरह बदल देना। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो अक्सर हम मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन मुझे लगता है मोटिवेशन केवल एक पेट्रोल की तरह है जो मुश्किल वक्त में बहुत जल्दी जलकर राख हो जाता है। अगर किसी को लंबी रेस दौड़नी है तो उसे बार बार पेट्रोल नहीं डालना है, बल्कि उसे अपना इंजन ही बदलना पड़ता है। क्या बेहतरीन तुलना की आपने। गॉगिन्स ने उस दर्द में अपना इंजन, अपनी पहचान ही बदल दी। हड्डियां तब भी टूटी हुई थी, खून तब भी बह रहा था, लेकिन अब उस दर्द को सहने वाला इंसान ही बदल चुका था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है और इसी घटना से 40% रूल की खोज हुई। गॉगिन्स ने यह महसूस किया कि जब हमारा दिमाग हमसे कहता है कि हम पूरी तरह थक चुके हैं, अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, तब असल में हमने अपनी पूरी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सिर्फ 40%? हाँ, दिमाग एक गाड़ी की गवर्नर या स्पीड लिमिटर की तरह काम करता है, जो हमें सुरक्षित रखने के लिए 40% पर ही खतरे की घंटी बजा देता है। लेकिन हमारे शरीर के रिजर्व टैंक में 60% ऊर्जा अभी भी बाकी होती है। वाओ! अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो दुनिया की सबसे उन्नत संस्थाएं भी इस सिद्धांत को समझती हैं। नासा जब अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चुनता है ना, तो वे उनकी प्रतिभा या उनके टैलेंट को प्राथमिकता नहीं देते। मतलब
नासा जब अपने अंतरिक्ष यात्रियों का इंटरव्यू लेता है तो वो शायद ये नहीं देखते कि किसने हार्वर्ड से टॉप किया है या कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। नहीं, वो ये सब नहीं देखते। वो शायद ये देखते हैं कि जब अंतरिक्ष में किसी का पूरा सिस्टम फेल हो जाए, चारों तरफ अंधेरा हो, तो वो इंसान पैनिक करता है या नहीं। वे उसकी दर्द सहने की क्षमता देखते होंगे। बिल्कुल, इसे मनोविज्ञान में ग्रिट कहा जाता है। ग्रिट यानी असफलता से उभरने और बिना टूटे दर्द सहने की क्षमता। वैसे लोगों को ढूंढते हैं जो बुरे से बुरे हालात में पैनिक ना करें, जो बार बार हारने के बाद वापस खड़े हो सकें। वे ये नहीं गिनते कि इंसान कितनी बार सफल हुआ है, बल्कि ये देखते हैं कि असफलता के बाद उसने क्या किया। टैलेंट किसी भी इंसान को एक हद तक ले जा सकता है, लेकिन 40% के बाद जो बाकी 60% का सफर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस ग्रिट और दर्द सहने की क्षमता पर निर्भर करता है। और ये बात सीधे तौर पर पैराडॉक्स ऑफ पेन यानी दर्द के विरोधाभास की तरफ इशारा करती है। मार्कस ऑरेलियस हो या ओशो, इन सभी महान विचारकों ने अलग अलग शब्दों में एक ही बात कही है कि बाधा ही रास्ता है। बिल्कुल। जो इंसान दर्द से जितना भागता है, जो हमेशा आराम के विकल्प चुनता है, जीवन उसे बाद में उतना ही ज्यादा कष्ट देता है। लेकिन जो इंसान स्वेच्छा से दर्द चुनता है, जो जानबूझकर मुश्किल रास्ते पर चलता है, उसे जीवन का साधारण कष्ट छू भी नहीं पाता। ये मनोविज्ञान का एक बहुत गहरा सच है और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए गॉगिन्स का एक तरीका बहुत कारगर है, जिसे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी मिरर। हाँ, जब गॉगिन्स का वजन 136 किलो के आसपास था, तो वे शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कोई मीठी मीठी बातें नहीं करते थे। आज के दौर में सेल्फ लव के नाम पर एक अजीब सी टॉक्सिक पॉजिटिविटी फैल गई है, जहां लोग बस खुद को धोखा दे रहे हैं। मोटापे को या आलस को जस का तस स्वीकार कर लेना सेल्फ लव नहीं है। एक और मनोवैज्ञानिक तकनीक काम करती है, जिसे एनिमी विजुअलाइजेशन या दुश्मन की कल्पना करना कहते हैं। उस व्यक्ति या उन लोगों की कल्पना करना जो आपकी हार चाहते हैं, और फिर अपनी जिद से, अपनी सफलता से उन्हें गलत साबित करना। ये बहुत पावरफुल है। कई बार नफरत या जिद प्यार या किसी महान लक्ष्य से भी ज्यादा ताकतवर ईंधन साबित होती है। तो अगर हम इन सब बातों को रोजमर्रा के जीवन में उतारने के लिए कुछ ठोस कदमों की बात करें, तो पहला कदम है डरावने लक्ष्य तय करना। बिल्कुल। जब मन हार मान ले, जब लगे कि अब और काम नहीं हो सकता, तो बस 5 मिनट और काम करना या किताब का एक पन्ना और पढ़ना। और तीसरा है विक्टिम या पीड़ित मानसिकता को हमेशा के लिए छोड़ना। बिल्कुल। और ये कदम सुनने में भले ही छोटे लगें, लेकिन दिमाग पर इनका असर बहुत गहरा होता है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या? ये सब सुनने में ना बहुत एक्सट्रीम लगता है। हमने स्टैनफोर्ड के बीजे फॉक के रिसर्च के बारे में भी पढ़ा है। उनका विज्ञान कहता है कि इंसान में कोई भी बड़ा बदलाव टाइनी हैबिट्स यानी छोटी आदतों से आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। कदम उठाने से। लेकिन यहाँ गॉगिन्स का तरीका बिल्कुल उल्टा है। वे कहते हैं कि रोज वो काम करो जो तुम्हें सख्त नापसंद हो, अपने दिमाग पर जोर डालो, दर्द सहो, नर्क में कूदो। क्या ये दोनों वैज्ञानिक नजरिए आपस में पूरी तरह से टकरा नहीं रहे हैं? एक तरफ बहुत आराम से शुरू करने की बात है और दूसरी तरफ खुद को दर्द देने की। ये विरोध सिर्फ सतह पर दिखाई देता है, गहराई में नहीं। वो कैसे? देखिए, बीजे फॉक की छोटी आदतों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आदत आरामदायक होनी चाहिए। उसका मतलब है कि आदत का आकार या साइज छोटा होना चाहिए। रोजाना जानबूझकर किसी नापसंद काम को करना, जैसे रोज सिर्फ 10 पन्ने पढ़ना जब बिल्कुल मन ना हो, या रोज सुबह 2 मिनट के लिए ठंडे पानी से नहाना, यही असल में वो छोटी आदत है। ओह, आई सी। ये 160 किलोमीटर दौड़ने जितना बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये एक छोटी सी असुविधाजनक आदत हमारे लिम्बिक सिस्टम यानी उस फ्रॉग ब्रेन को रोज ये याद दिलाती है कि शरीर का असली मालिक कौन है। राइट। वो 2 मिनट का ठंडा पानी या वो 10 पन्ने का संघर्ष न्यूरोलॉजिकल स्तर पे एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। ये उसी एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स को रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ा करता है। वाओ, ये तो बहुत ही शानदार तरीका है इसे देखने का। इसलिए गॉगिन्स का सिद्धांत फॉक के सिद्धांत को काटता नहीं है, बल्कि उसे एक नई धार देता है, जहां छोटी आदतें आरामदायक नहीं बल्कि जानबूझकर चुनी गई छोटी असुविधाएं होती हैं। ये वाकई एक बहुत ही स्पष्ट और नया नजरिया है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे हमारा पुराना फ्रॉग ब्रेन हमें जिंदा रहने के नाम पर यूनिवर्स 25 वाले आरामदायक और आत्मघाती जाल में फंसा देता है। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि कैसे न्यूरोसाइंस के जरिए दिमाग की विल पावर मसल को उन कामों को करके लिटरली बड़ा किया जा सकता है जिन्हें हम नापसंद करते हैं। और अंत में हमने जाना कि कैसे 40% रूल और आइडेंटिटी शिफ्ट का इस्तेमाल करके कोई भी इंसान अपने अंदर फैले औसत दर्जे के इस वायरस को जड़ से खत्म कर सकता है।
एग्जैक्टली। और इस पूरी चर्चा का जो सबसे गहरा निष्कर्ष है ना, वो जीवन के अंतिम क्षणों से जुड़ा है। अगर कोई इंसान मृत्युशैया पर पड़ा है तो उसके लिए असली नर्क क्या होगा? असली नर्क वो नहीं है जो धार्मिक किताबों में लिखा है। असली नर्क वो क्षण है जब मृत्यु के समय जो इंसान वो बन गया और जो इंसान वो बन सकता था, इन दोनों स्वरूपों के बीच एक बहुत भारी अंतर हो। बाप रे, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और स्वर्ग वो है जब व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप और उसकी अधिकतम क्षमता वाला स्वरूप दोनों बिल्कुल एक समान दिखें, जब वो अपनी पूरी क्षमता को जी चुका हो। स्वर्ग और नर्क की कितनी सटीक और वैज्ञानिक परिभाषा है। और आज की ये चर्चा हमें एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाती है। स्रोतों में हमने मिरर न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा कि हमारा दिमाग असलियत और हमारी कल्पना में फर्क नहीं समझ पाता है। सही बात है। अगर कोई इंसान खुद को लाचार मानता है तो दिमाग उसे सच मान लेता है। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई इंसान अपने उस संभावित स्वरूप या पोटेंशियल सेल्फ को महज भविष्य का कोई दूर का सपना ना मानकर वर्तमान में एक ऐसा सख्त पहरेदार मान ले। एक पहरेदार की तरह? हाँ, एक ऐसा अदृश्य पहरेदार जो हर पल, हर सेकंड उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। जब भी कोई सोफे पर लेटकर रील स्क्रॉल कर रहा हो तो कल्पना करे कि उसका वो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप सामने खड़ा होकर उसे देख रहा है। वाओ, ये तो बहुत इंटेंस है। क्या कल्पना की ये निरंतर निगरानी उस अंदरूनी खालीपन को भरेगी या फिर ये दिमाग पर एक नए तरह का असहनीय दबाव पैदा कर देगी? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो इंसान को अपनी सीमाओं को फिर से तौलने पर मजबूर कर देता है। और इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।